तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? चैट पे बताओ। ठीक है, स्टूडेंट वन का रिप्लाई आया है, मुझे सुन सकता है। इसका मतलब ये है कि तुम सब लोग सुन सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा ना लास्ट क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। सर, हमने पहली क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सर, हमने ये देखा था कि ऑडिट की डेफिनेशन जनरल में क्या है। सर, आपको बता दिया था तीन चीजें। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी सब्जेक्ट मैटर की एज पर अप्रूव्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। सर, इसी डेफिनेशन को अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेफिनेशन क्या थी वो हमने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट से। आगे चलते हैं। थोड़ा सा तुम लोगों को मैं फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, रेगुलेटर्स के बारे में बताया था, कौन कौन रेगुलेटर्स हैं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को कौन देख रहे हैं, तुम्हारे ऑडिटिंग प्रोफेशन को कौन देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी थी, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंप्लायंस, आईटी ऑडिट्स। अच्छा, उसके बाद तुम लोगों को मैंने जो लास्ट जहाँ पे हमने टॉपिक छोड़ा था वो एक्सपेक्टेशन गैप का था। तुम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी, ट्राइंगल समझाया था शेयर होल्डर्स का, मैनेजमेंट का और ऑडिटर का। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे से, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। यार, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं और ये इसी इसी जो ट्राइंगल समझाया था ना, इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा देखो, तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है, पर ये पता था। सर, फिर एक मैनेजमेंट होती है, ठीक है। मैनेजमेंट जब हम कहते हैं ना, तो मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स भी हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैनेजमेंट प्लस डायरेक्टर्स, ये हम इसको कंबाइंड मैनेजमेंट कहते हैं। सर, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान ना कोई रिलेशनशिप है। सर, इस रिलेशनशिप को जरा देखते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, कोई ट्रस्ट शो करते हैं, इन्हें हायर करते हैं टू रन देयर बिजनेस। तो यार, अगर मैं देखूं तो शेयर होल्डर्स के लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। कि अगर मैं ये कहूं कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए एजेंट हैं उनके, तो बात गलत नहीं होगी। तो सर, पहला कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप में बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज दैट शेयर होल्डर्स इज दैट मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स आर बेसिकली एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी समझना जरूरी है। देखो, जनरल टर्म में जब हम एजेंट का मतलब इस्तेमाल करते हैं ना, तो एजेंट का मतलब ये होता है हर वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के कहने पे एक्ट करे, यानी अपने प्रिंसिपल के कहने पे एक्ट करे। तो इस केस में शेयर होल्डर जो है ना, हमारा प्रिंसिपल है, अगर हम एजेंसी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो है ना, हमारे एक तरीके से ये हमारे एजेंट्स हैं। इनको हम एजेंट कहेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि ये एजेंट्स प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करता है। देखो, अगर तुम डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो तो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू प्रोवाइड एनी पर्टिकुलर सर्विस, और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए विद द प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसकी एजेंट की लीगल ड्यूटी होती है, तभी उसको हम एजेंट कह रहे हैं, लीगल ड्यूटी होती है। मैनेजमेंट कंपनी की शेयर होल्डर्स के लिए एजेंट होती है। ये बस ये बात आपको याद रखनी है आज से। ठीक है, एक पहला रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। दूसरा रिलेशनशिप सर, दूसरी रिलेशनशिप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है सर, स्टूवर्डशिप। क्या मतलब सर? एजेंट भी हैं और स्टूवर्डशिप का रिलेशनशिप भी है। हाँ,
देखो स्टूवर्डशिप का अगर हम ब्रॉडली मायना लेना, इसके मतलब अगर समझना चाहें तो हर वो पर्सन जो कि दूसरे पर्सन के एसेट्स या प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा हो। सर क्या फर्क है सर, एजेंट भी तो अपने प्रिंसिपल के कहने पे काम करता है और ये स्टूवर्ड भी जो है वो भी अपने अपने दूसरे इंडिविजुअल का जिसके एसेट्स मैनेज कर रहा है वो भी उसके कहने पे काम कर रहा है। सर इसमें फर्क क्या है? सर इसमें बुनियादी फर्क ये है कि स्टूवर्डशिप में एजेंसी के अंदर तो एजेंट को हर ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल से अप्रूवल चाहिए होता है, यानी एजेंसी में एवरी ट्रांजेक्शन के लिए द एजेंट नीड्स परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। वेयर स्टूवर्डशिप में ऐसा नहीं होता। स्टूवर्डशिप में तो समझ लें आपको जिस पर्सन ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आपको एरिया डोमेन असाइन कर देता है, एरिया असाइन कर देता है कि भाई इस एरिया में ना तुमने रहना और इस एरिया के सारे डिसीजन तुमने खुद लेने। एरिया असाइन हो जाता है, डोमेन दे दी जाती है आपको। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप का रिलेशनशिप भी रखते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। डायरेक्टर्स प्लस मैनेजमेंट, ठीक है, इनकी स्टूवर्डशिप की रिलेशनशिप भी है विद द शेयर होल्डर्स। सर इसकी एक मिसाल दे दें। सर देखो सबको पता है कंपनी बनती है, ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा लगता है और डायरेक्टर्स जो है ना सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं सेल परचेज के, बाय क्या करना है, सेल कितना करना है, उसकी क्या प्राइस होगी, यानी फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो डायरेक्टर्स ले रहे होते हैं, शेयर होल्डर के पैसे से खेल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अच्छा एक एक सेल परचेज के लिए क्या डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से? नहीं, डिसीजन ले सकते हैं अपना। भाई फॉर एग्जांपल आपने परचेज करनी है 1 मिलियन टन की, आपने परचेजिंग करनी है रॉ मटेरियल की, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सेल करनी है तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो उनके एसेट्स है ना, उनके एसेट्स को डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट खुद मैनेज कर रहे हैं, बस शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया, उनको अपॉइंट कर लिया कि भाई आप हमारे डायरेक्टर्स हैं, आप आके हमारे पैसे को मैनेज करें। अच्छा सर इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एएमसी, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है, और एक फंड है, कोई भी एक्सवाइजी फंड है, ये एएमसी जो है ये इस फंड को मैनेज कर रही है, ठीक है। तो ये एएमसी यहाँ पे स्टूवर्डशिप का रोल अदा कर रही है। बेसिकली एएमसी के जो डायरेक्टर्स हैं वो स्टूवर्ड्स हैं टुवर्ड्स द फंड, ठीक है। ये फंड जो है इसमें पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक मनी जो है वो इन्वेस्टेड है, और इसके डायरेक्टर्स, इसकी मैनेजमेंट जो है वो स्टूवर्डशिप है। अच्छा सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, स्टूवर्डशिप का कॉन्सेप्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे एरिया, पूरा एरिया एक असाइन हो जाता है, एक डोमेन असाइन हो जाती है, और इस सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ती जैसे कि हम एजेंसी में लेते हैं। सर एक कॉन्सेप्ट है फिड्यूशियरी रोल का, सर ये क्या है? सर फिड्यूशियरी बिल्कुल स्टूवर्डशिप की तरह ही है, बस इसमें ये होता है कि लीगल एक बाइंडिंग एलिमेंट बीच में आ जाता है जो इस रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रेंथन करता है। यानी फॉर एग्जांपल एएमसी है, वो फंड्स को मैनेज कर रही है, स्टूवर्डशिप का रोल है। यहाँ पे बीच में अगर एक ट्रस्ट आ जाए हमारा, यानी ट्रस्ट डीड आ जाए जो लीगलाइज कर दे इस पूरे सेटअप को, तो यहाँ पे स्टूवर्डशिप के साथ साथ फिड्यूशियरी का रोल भी आ जाएगा। यानी फिड्यूशियरी एक लीगल टर्म है स्टूवर्डशिप के लिए, जहाँ पे उसको लीगलाइज किया हुआ हो, इस अरेंजमेंट को जहाँ हमने लीगलाइज किया हुआ हो, जहाँ ट्रस्ट डीड्स इन्वॉल्व हो, वहाँ पे स्टूवर्डशिप की रिलेशनशिप को हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो सर इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर स्टूवर्डशिप और फिड्यूशियरी डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, बस लीगल बाइंडिंग एलिमेंट ट्रस्ट डीड का जहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन के एसेट्स को मैनेज कर रहा होगा, वो ट्रस्ट डीड के थ्रू कर रहा हो, तो वो फिड्यूशियरी रोल वहाँ पे अदा कर रहा होगा, ठीक है सर। सर अच्छा आप लोग यार चैट पे बताओ तो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, चैट पे बताओ। हमजा है यहाँ पे, स्टूडेंट 1 है, वाइपर 666 है, तुम लोग सुन रहे हो, बता क्यों नहीं रहे? समझ में आ रहा है? चलो सही है, ठीक है, ओके गुड। हमजा का भी आ गया जवाब, वाइपर 666 का भी आ गया, स्टूडेंट को एक्टिवली दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना ये भी बहुत आसान है। अच्छा ये भी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है मैनेजमेंट की,
कि सर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो है ना वो अकाउंटेबल है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। सही है भाई, जब मैंने अपना पैसा रखवा दिया उनके पास, ठीक है, वो मेरे एजेंट्स भी हैं, वो मेरे स्टीवर्ड्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद मुझे अकाउंटेबल भी होंगे, होना भी चाहिए। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ये अकाउंटेबल है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। सर ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इसको दिखाना भी पड़ता है, यानी साबित भी करना पड़ता है। तो सर साबित करने के लिए जो है ना मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को ना डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। सर ये है सबसे बड़ी बात जिसकी बेसिस पे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जाहिर करते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होती कि सर हम अकाउंटेबल हैं, हम आपको लेबल है, हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हैं जो कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने से मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखो हाईलाइट कर दिया मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बड़ी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा अगर अगर सवाल आ जाए एग्जाम में ना कि यार आप ये बता दो बच्चों के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरीके से दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, तो उसमें तुम क्या बात करोगे? उसमें तुम यही चीजें बता दो कि जो तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई वो जो है एजेंट है, एजेंट का कॉन्सेप्ट बता देना कि एजेंट किस तरीके से है। फिर ये बता देना कि स्टूवर्डशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर स्टूवर्ड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। एंड तीसरा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज दे आर अकाउंटेबल। इतनी सी बात करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी। यही बातें जो मैंने बताई है इसको इसी तरीके से लिखना और कीवर्ड्स को इसमें हाईलाइट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नीचे मैंने चार्ट बना दिया है। अच्छा तुम लोग जो है ना रटना नहीं भाई, ये रटना नहीं है, इसको सरल से तो बहुत थ्योरी है, कितना रटोगे। वही बात मैंने लिख दी कि भाई मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स, ठीक है, ये शेयर होल्डर्स के लिए एजेंट भी हैं, इनके स्टीवर्ड्स भी हैं और अकाउंटेबल भी हैं। एजेंट कैसे हैं कि उनके बिहाफ पे एक्ट करते हैं, स्टीवर्ड कैसे हैं कि उनके एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। भाई अगर ये एग्जाम में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, अगर ये क्वेश्चन आ गया इस तरह का तो कितने मार्क्स से आएगा? भाई 3 मार्क का आ जाएगा, 3 से 4 मार्क्स का, बस ज्यादा थोड़ी आएगा। डेफिनेशन बेस्ड है ये, ठीक है। तो 3 से 4 मार्क्स का मतलब ये है कि तुमने इस फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ जाता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 मार्क्स का ये आ जाता है, इसका मतलब क्या है? 3 से 4 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का फॉर एग्जाम्पल अगर आता है तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 1.8 मिनट से, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अराउंड तुम्हारा ही हो जाना चाहिए, तुम्हें लिख लेना चाहिए, 5 मिनट के अंदर लिख लेना चाहिए। और अगर 3 मार्क्स का आया ना तो हर मार्क्स के लिए तुमने 3 लाइनें कम से कम लिखनी है, 3 लाइन्स, और हर लाइन में तुम्हारा कम से कम जो है ना 7 वर्ड्स होने चाहिए। तो अब लगा लो अंदाजा यार कि कितना लिखना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, और जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ अभी ऑडिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चे का सवाल आ गया कि सर अगर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होते हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी के अंदर आते हैं। नहीं भाई, मैं तो अभी ऑडिटर की बात ही नहीं की है, मैं तो बात शुरू कर रहा हूँ जहाँ से रिलेशनशिप शुरू हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप शुरू हो रही है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, शेयर होल्डर ने कंपनी बनाई, मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, अभी ऑडिटर नहीं आया है, अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां बता रहे हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की है टुवर्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर हमने ये देख लिया कि मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की टुवर्ड शेयर होल्डर्स। इससे पहले हमने एक चार्ट समझा था, कुछ हम एक्सपेक्टेशन गैप के बारे में पढ़ रहे थे, वो पूरा उस वक्त हमने उस क्लास में नहीं देखा था, बस एक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी, ये समझ में आ गया था एक ट्राइंगल है, ठीक है, बिटवीन अमंग मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स एंड द ऑडिटर। ऑडिटर देखो बाद में आता है, सबसे पहले शेयर होल्डर है, उसके बाद मैनेजमेंट है, उसके बाद ऑडिटर है, ठीक है। ऑडिटर जो है ना वो सबसे आखिर में आ रहा है। तो तुम लोग जो है ना, तुम लोग बेसिकली ऑडिट पढ़ लो, लेकिन उससे पहले ऑडिट पढ़ क्यों रहे हो, किन के लिए पढ़ लो वो बताना जरूरी है, ठीक है, आज की क्लास में। अच्छा एक एक जनरल सी बात है कि सर ऑडिट होते हैं, हमें सब पता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। एक दफा मैं बल्कि रिकॉल करा देता हूँ तुम लोगों को, ऊपर जाके देख लो, तुम्हें थोड़ा रिकॉल हो जाए। और मैंने तुम लोगों को दे तो दिए नोट सारे ना, तुम लोगों के पास है, देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। सर ये शेयर होल्डर थे,
यहाँ से कहानी शुरू की थी सर, ये मैनेजमेंट थी, दूसरे नंबर पे आते हैं, और ये ऑडिटर था, 3 लोग थे सर। शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, ठीक है, उनका पैसा लगा था, उन्होंने बिजनेस रन किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए सर। ट्रस्ट डेफिसिट था, याद आ रहा है सर, ट्रस्ट डेफिसिट था शेयर होल्डर्स का मैनेजमेंट पे, डायरेक्टर्स पे। तो उसको फिल करने के लिए अश्योरेंस सर्विसेज हम लाए थे, और अश्योरेंस सर्विसेज ऑडिटर देता, ऑडिटर की जरूरत यहाँ महसूस हुई थी, ठीक है। लेकिन ये 100% एलिमिनेट नहीं हो सकता, ये भी हमें याद था। अच्छा सर, जब ऑडिटर आ जाता है, ऑडिट करता है, तो शेयर होल्डर जो है ना, उससे जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत अमूमन बना के रख लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। यानी शेयर होल्डर ये सोच रहा है कि ऑडिटर ने पता नहीं क्या करेगा, सारी मिस स्टेटमेंट निकाल देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है, सब कुछ वही कर देगा। और जबकि इसके बरक्स ऑडिटर कुछ और सोच के आया था कि भाई मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक थी, मैंने ये काम करना था, और शेयर होल्डर मुझसे जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत ना लगा के बैठा हुआ। तो ये जो गैप है ना दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, यानी शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग में और ऑडिटर्स की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये सर हमने इसको कहा था एक्सपेक्टेशन गैप है, ठीक है। इसको अभी हमने फर्दर देखा नहीं था, इसको हम फर्दर इंशाल्लाह आज देखेंगे, ये याद रखना। अच्छा, एक बात याद रखना कि एक्सपेक्टेशन गैप जो है ना, शेयर होल्डर्स और ऑडिटर के दरमियान होता है, ये याद रखना। एक्सपेक्टेशन गैप जो होता है इन दोनों के दरमियान होता है, बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर। शेयर होल्डर्स, या हम एक बहुत जनरल वे में कहते हैं स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो प्राइमरीली होते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स का वर्ड है। बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड ऑडिटर, इन लोगों के दरमियान एक्सपेक्टेशन गैप होता है प्राइमरीली, ठीक है। और किसी के दरमियान नहीं बना देना। अगर एग्जाम आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन गैप किनके दरमियान होता है। सर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान जो है ना सर, इनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट होता है, इनके दरमियान एक्सपेक्टेशन गैप नहीं होता, ये ख्याल रखना। आ रहा है बच्चों समझ में? एक्सपेक्टेशन गैप शेयर होल्डर और ऑडिटर के दरमियान होता है, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के दरमियान नहीं होता, इनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट होता है, उसको फिल करने के लिए ऑडिटर आता है, ठीक है। अब ऑडिटर आने के बाद अगर शेयर होल्डर ये समझ बैठे कि बस अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई मसला ही नहीं रहा, ये उसकी गलत फहमी ना, ये एक्सपेक्टेशन गैप है टुवर्ड्स द ऑडिटर, ठीक है। जरा बताओ चैट में, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। सर अब जरा सा ना इस एक्सपेक्टेशन गैप को समझने से पहले कुछ एक जनरल सी बात कर लेते हैं भाई, कि अश्योरेंस सर्विसेज जो है ना सर, हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी चार्ट में अगर ऊपर जाओ कि सर ये ऑर्डर क्यों आया था, ऑर्डर क्यों आया था, अश्योरेंस सर्विस क्यों आया, तो एक सिंपल सी एक वजह है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर क्यों आया था, तो भाई ऑडिटर आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लीगल रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान में। जैसे हमने देखा था, कंपनीज के लिए देखा था, केसेस देखे थे कि लीगल रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है सर, लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होना है, तो ऑडिटर तो आएगा। दूसरा ये कि अच्छा, मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ अश्योरेंस सर्विसेज के लिए, यानी ऑडिट या अश्योरेंस सर्विसेज क्यों प्रोवाइड होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसी वजह से अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडर, जिसमें ऑडिट भी शामिल है, हम परफॉर्म होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। सर दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑडिट होने के बाद जो है ना, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के, जो कि कंपनी हासिल करती है, यानी एडवांटेजेस दैट एन एंटिटी गेट्स बाय हैविंग इट्स अकाउंट ऑडिटेड। देखो, लीगल रिक्वायरमेंट होना अलग बात है, अगर उसका कोई एडवांटेज ना भी हो तब भी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो होना है। लेकिन सर कोई ना कोई फायदा तो होगा ना, तभी लीगल रिक्वायरमेंट रखी। हाँ सर, फायदा है, बहुत है। अगर आपको ऑडिट हो जाए ना, तो समझ लें बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, और आप उसकी बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक कंपनी फॉर एग्जांपल, उसका ऑडिट हो गया, रिपोर्ट मिल गई उसको, और उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, तो उसको बहुत आसानी से लोन मिल सकता है, अपने शेयर्स को लोड कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, अगर आपको ऑडिटेड रिपोर्ट मिल जाए। अच्छा, अगर हम ये कहें कि बेनिफिट्स को जरा किसी एंगल से देखें, यानी ये जो बेनिफिट एडवांटेजेस हैं ऑडिट के, इसको अगर हम शेयर होल्डर्स के एंगल से देखें, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज शेयर होल्डर को मिलता है, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ होता है, कि ऑडिटर आके ना अच्छी खासी मिस स्टेटमेंट्स पकड़ लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि ये तमाम मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ रहा है, नॉट ऑल, ये बात याद रखना। शेयर होल्डर के एंगल से ऑडिट होने का फायदा ये है कि जो ऑडिटर आता है, क्योंकि वो काबिल आदमी होता है, उसको ऑडिट प्रोसीजर्स करने आते हैं, तो वो अच्छी खासी मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ लेता है, लेकिन तमाम मिस स्टेटमेंट्स को नहीं पकड़ता। शेयर होल्डर ये समझ के बैठता है कि वो अच्छी खासी पकड़ लेगा। ये जो गैप है ना, ये एक्सपेक्टेशन गैप है। ऑडिटर ये कहता है कि यार मैं अच्छी खासी नहीं, मैं एक रीजनेबल मिस स्टेटमेंट पकड़ूंगा,
और शेयर होल्डर ये समझ बैठा है कि ये तो 100% कर लेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें कि वो मिस स्टेटमेंट्स पकड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट को वो डिटेक्ट करता है, जो कि शेयर होल्डर के लिए ऑब्वियसली फायदा है। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स आगे पीछे करेंगे अकाउंट में, तो शेयर होल्डर आगे पकड़ेगा, बताएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपका ऑडिट हो जाता है, ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है, तो एक्विजिशन डिसीजन लेना पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए बहुत आसान होता है। एक्विजिशन डिसीजन के अंदर आसानी होती है कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ठीक है, इसके मार्केट से शेयर उठाए जाएं नहीं उठाए जाएं। तो ये पोटेंशियल बायर्स के लिए जो है ना, ऑडिट रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तीसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एंटिटी ने ऑडिट करा लिया और उसको लोन की जरूरत है, एक्सपेंशन वगैरह चल रही है, तो बैंक्स जो है यूजुअली लोन दे देते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऑडिटेड अकाउंट्स हों। तो इस एंगल से भी, फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि फाइनेंसिंग अगर करवानी है तो भाई ऑडिट करवाना है पहले, फिर सोचिएगा आप फाइनेंसिंग का। पहले आपने ऑडिट कराना है, ऑडिट नहीं कराया तो फाइनेंसिंग कोई नहीं देगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये तो हमने बेनिफिट देखे ऑडिट के शेयर होल्डर के एंगल से। यार कुछ ना डायरेक्टर के एंगल से भी देखो कि डायरेक्टर्स के एंगल से अगर डायरेक्टर ऑडिट करवाएं कंपनी का, तो डायरेक्टर्स के लिए क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक क्लियरेंस शीट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। याद आ रहा है ऊपर? बच्चों बताओ, अगर डायरेक्टर्स ऑडिट करवा लेंगे तो जो उनकी अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ऑब्वियसली जब बनाएंगे तो ऑडिट करेगा ना। जब ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया तो इसका मतलब ये कि उनकी अकाउंटेबिलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने पूरी कर दी है, प्रोवाइड दैट के ऑडिट रिपोर्ट क्लियर हो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से के एंगल से अगर हम देखें, तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को ना एक सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर ऑडिट हो जाए। सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, ऑडिट रिपोर्ट एक सर्टिफिकेट ही होती है। ऑडिट हो जाना एक सर्टिफिकेट है मैनेजमेंट के लिए कि भाई उन्होंने सब कुछ सही कर दिया। ठीक है, पहला बेनिफिट मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स के एंगल से। दूसरा एंगल ये होता है कि देखो, जब ऑडिटर आता है ना किसी भी कंपनी में, ये कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है। यहाँ एक ऑडिटर आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल केपीएमजी आ गई। यार जब ये केपीएमजी आके इनके ऑडिट करेगी ना इनके अकाउंट्स का, तो सिर्फ इनके फिगर्स ही नहीं देखेगी। ये बात याद रखना कि ऑडिट जो है ना सिर्फ फिगर्स का नहीं होता, ऑडिट में आप जाके सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं। यानी इस क्लाइंट में फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, इसके पास यार सेल्स भी हो रही होगी, इसके पास परचेज भी हो रही होगी, इसके पास फिक्स्ड एसेट्स का भी सिस्टम होगा। हाँ, पॉलिसी की एक बच्चे का सवाल है कि सर ये पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिसी की ऑब्वियसली ऑडिटर जब जाता है तो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की लेता है पॉलिसी के साथ। देखो पॉलिसी तो ना पेपर पे होती है, पॉलिसी पेपर पे होती है, और सिस्टम जो है ना एक्चुअली जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो फिजिकली होता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग लेता है। पॉलिसी की भी अंडरस्टैंडिंग लेता है और जो एक्चुअली जाके हो रहा होता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेता है। वो हम फर्दर देखेंगे जब हम एग्जीक्यूशन स्टेज पे और प्लानिंग स्टेज पे जाएंगे ना। अभी तो मैं तुम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। देखो सेल का सिस्टम होता है, परचेज का सिस्टम होता है, फिक्स एसेट्स का होता है, इन्वेंट्री का होता है, मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। जब ऑडिटर जाता है ना तो जाके सिर्फ फिगर्स को नहीं देखता, वो जाके सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग लेता है। सिस्टम की कि सेल्स अगर कंपनी में हो रही है तो कैसे हो रही है, उसका डेटा कहाँ से फ्लो करके अकाउंट्स में आ रहा है, परचेज हो रही है तो परचेज कैसे हो रही है, उसका डेटा फ्लो करके अकाउंट्स में कैसे आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं, इन्वेंट्री कहाँ से आ रहा है। सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जाके हम ऑडिट में ऑडिटर जाके लेता है। तो जब सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेता है ना तो उसके अंदर जो लूप होल्स होते हैं ना वो ऑडिटर को पता लग जाता है। बस ये बात बतानी थी। ये सिस्टम अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर लेता है। जब भी किसी ऑडिट में जाता है तो सिर्फ फिगर्स का डेबिट क्रेडिट और टोटल ये नहीं देख के आता, वो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग लेता है। फॉर एग्जांपल सेल्स तुम्हारी जो थी, सेल्स के रिकॉर्ड जो थे तुम्हारे वो शो कर रहे थे 2 अरब की सेल, 2 बिलियन की, ठीक है। और एफएस के अंदर अगर ये 1.2 बिलियन आ रही है, या फर्ज करो ज्यादा ही आ रही है, 2.2 बिलियन आ रही है, तो भाई सर 2 बिलियन कैसे बढ़ गए? तो आपने पहले अंडरस्टैंडिंग ली ना सेल्स सिस्टम की, कि सेल्स की रिपोर्ट्स क्या कह रही थी, सेल्स एक्चुअली कितनी थी, जीडीएन कितने थे, उन सबको टोटल किया और फिर जाके कंपेयर किया एफएस के अंदर कितना आ रहा है। तो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ली, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग जो ले ली, उससे आपको लूप होल्स पता लगे कि सिस्टम में क्या एरर्स थे, सिस्टम में इवन कोई फ्रॉड तो नहीं था, कि कहीं मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं है कि जो इन्वेंट्री है वो
चोरी कर रही है और मतलब लो प्राइजेस पे अपनी पार्टीज को सेल कर रही है। तो ये सब केसेस आते हैं, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाते हैं इस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग जब ऑडिटर लेता है तो उसको ये पॉइंट समझाने के लिए मैं कह रहा था कि डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल जो है ना वो तुम्हें पता लगती है। सर इसको हम डिटेल में जो है ना, इसको अभी हम डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे, जब हम सर आइजा 315 पढ़ेंगे ना उसको डिटेल में तब देखेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ बिल्कुल, वाइपर 666 का आया कि भाई सेल पर्सनल के साथ जाके आप अंडरस्टैंडिंग ले लें सेल्स के सिस्टम के लिए। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली एक एक जब ऑर्डर जाता है तो सिर्फ फाइनेंस में सिर्फ अकाउंट वालों की हद तक नहीं रहता, वो तमाम डिपार्टमेंट्स में जाता है और तमाम डिपार्टमेंट्स के जो पर्सनल है उनसे उनके प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेता है। ये बात याद रखना इस स्टेज तक। आगे चलते हैं। देखो अगर डेफिशिएंट, एक बच्चे का सवाल आया मेरे पास कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर गया ऑडिट करने और उसने सेल्स सिस्टम के अंदर कोई डेफिशिएंसी देख ली, यानी ये देखा कि यार तमाम जो सेल्स है ना वो एक प्रॉपर यानी एक गेट के थ्रू नहीं जा रही फॉर एग्जांपल, या जीडीएन जो है वो एक नहीं है, सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड आपके डिस्पैच नोट्स नहीं है मिसाल के तौर पे, तो यार मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं फायदेमंद है? जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो बिजनेस वाले तो यही चाहेंगे ना कि यार प्रॉपर तरीके से बिके माल। अगर कोई फॉर एग्जांपल उनके इंटरनल एम्प्लॉयज हैं वो ओनर्स के साथ या डायरेक्टर्स के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो वो तो उन्हें निकालेगी, उनका फ्रॉड अगर ऑडिटर ने पकड़ लिया जाके तो वो तो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो उसको इस एंगल से लो। देखो ऐसा नहीं होता कि तुम लोगों के साथ पता है क्या है, तुम लोग जब ऑडिट पढ़ते हो ऑडिट तुम्हें सिखाते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि तुम लोग को ये बताया जाए कि मैनेजमेंट जो है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है, उसको डेलिब्रेट चेंजेस लाती है। ये लेकिन ये हम बात कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट की, जो मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल की मैनेजमेंट होती है ना, यूजली ये अपने जाती मफादात को देखती है, इनको कंपनी के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को ओवरऑल जो है गोल से लेना देना नहीं होता। तो जहाँ इनको मौका मिलता है ये अपने इंडिविजुअल पर्सनल मफाद और अपने पर्सनल एडवांटेज उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यूजुअली जो मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है ये फ्रॉड के अंदर यूजुअली ज्यादा इन्वॉल्व होती है और बड़ी लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये पता नहीं होता। जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आप लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक सब चीजें देखते हैं, सारे एस्पेक्ट को देखते हैं और अगर आपको कोई फाइंडिंग मिलती है तो फिर वो आप कम्युनिकेट करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को। इसीलिए जो डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद होती है। फिर वो कंट्रोल लगाते हैं, फिर वो पकड़ते हैं कि कौन कर रहा है चोरी चकारी, सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है उसको ठीक करो, फिर उनका अपना जो है एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये भी पढ़ लिया हमने, समझ में आ गया। सर एक आपको याद है पहली मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, शुरू शुरू में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी ऑडिट की क्या है, और ये भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, याद है डेफिनेशन? बताओ ऑडिट क्या है। बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम एफएस ऑडिट की बात करें, मैं बस सिर्फ स्केच बना रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एफएस नंबर 1 कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर। ठीक है, हाँ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है नंबर 1, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या था? दूसरा पॉइंट बताओ बच्चों, मैसेज करो ना यार, क्यों नहीं बता रहे हो? देखो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है, ये भी तुम्हें याद होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कौन करेगा? तीसरा पॉइंट था कंडक्टेड एज पर अप्रूव्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अप्रूव्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है,
अप्रूव्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर मैंने यहाँ ये डेफिनेशन बताते हुए ना आपसे कही थी कि ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन किसी मकसद के लिए ऑडिट किया जा रहा होगा ना। अगर ऑडिटर आएगा तो किसी मकसद के लिए ऑडिट होगा, वो मकसद उस डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखो कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से ऑडिट हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो ऑडिट होगा, वरना कोई फायदा नहीं ना ऐसे ऑडिट, बाहर से बंदा आए ऑडिट करके चले जाए, कोई उसका मकसद ना हो। देखो ये याद रखना आज से कि ऑडिट के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी बेसिस पे ऑडिट होता है। सर पहला ऑब्जेक्टिव कि सर ऑडिटर जो है ना, जो आएगा वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा, यानी आपके एतमाद को बढ़ाएगा एज टू वीदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट मैटर है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर ये फ्री है, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। अच्छा मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे कि सर मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं कि ऑडिटर ने एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसका ऑडिट हो रहा होता है, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट या नहीं, यस और नॉट। मैनेजमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये जो जुमला है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि और आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ये एक बात, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एज टू व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये लिख दूं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एज टू व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये क्या था, ये तुम्हारा क्राइटेरिया था, सुटेबल क्राइटेरिया, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे बनेगा ना, ये सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर है, ये उसका क्राइटेरिया है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से नहीं बनाए होंगे, किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे बनाए होंगे, कोई लॉज रेगुलेशंस आईएफआरएस की बेसिस पे बनाए होंगे। तो जब भी सब्जेक्ट मैटर आएगा ना, सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है, ये किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे बने होंगे जिसे हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कह रहे हैं। तो बस ऑडिटर को कुछ नहीं करना, ऑडिटर ने आना है, चेक करना है, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारे रीजनेबल एश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, बस इतनी सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटी डे की क्या उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, इस पे उसने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आया उसने रीजनेबल एश्योरेंस ली तो उसने एक ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है। क्या मतलब सर, भाई रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहा है, लेकिन किस तरह देगा, किसी फॉर्म में देगा ना, वो फॉर्म जो होगी वो तुम्हारा ओपिनियन होगी, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म है, एश्योरेंस को किस तरह देंगे आप, रीजनेबल एश्योरेंस किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, ये एक्सप्रेशन की फॉर्म है, एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन फॉर्म कह सकते हैं। इस रीजनेबल एश्योरेंस को देने के लिए एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और उस ओपिनियन में अपनी फाइंडिंग, अगर कोई फाइंडिंग आएगी तो देगा वरना नहीं देगा, ठीक है। एंड टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स। देखो हम सारी चीजों को ना शुरू में हम एकदम नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं कि सब मसले हो गए, हम एक जनरल बात करते हैं कि ऑडिटर गया, सब कुछ ठीक था, ऑडिट करके आ गया बस। तो उसने क्या किया, गया क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया, उसने रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के अगेंस्ट बना था, और उसने फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दिया, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दिया। सर ये ओपिनियन किधर देगा सर, ये हवा में तो नहीं लिख के देगा ना, एसएमएस तो नहीं करेगा सर, ये ओपिनियन देगा किसी रिपोर्ट की फॉर्म में, ये रिपोर्ट की फॉर्म होगी सर। इसको ना सर हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, इसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और इसको जो आइजाज डील कर रहे हैं वो 700 से आगे के हैं, 700 705 आइजा। ये हम जब रिपोर्टिंग स्टेज में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लिख लो अगर इतना चाहो तो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ओपिनियन बेटा ऑडिट रिपोर्ट में देता है, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और उसमें अपनी फाइंडिंग्स भी देगा, अगर कोई फाइंडिंग होगी तो रिपोर्ट में देगा। बस ये ऑफिशियल फॉर्मेट है उसकी रिपोर्ट का, ऑफिशियल तरीका है उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, ठीक है। और ये ओपिनियन जो एक्सप्रेस करेगा ना, ये पब्लिक होगा, पब्लिक ओपिनियन होगा।
अगर लिस्टेड कंपनी है, ये प्राइवेट नहीं होगा, यानी ये ओपिनियन जो है ये शेयर होल्डर्स की तरफ होगा, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे ना उनके लिए एक्सप्रेस होगा। ठीक है। अच्छा, ऑडिट ऑडिट जो होता है ना वो प्राइमरीली शेयर होल्डर्स के लिए होता है, स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट को क्लियरेंस मिलती है ऑडिट से। बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ूं? लिख लो ये जब तक, बताओ चैट में। देखो ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें इसमें हम बस एक सफिशिएंट टाइम देंगे ताकि हम आगे एग्जाम्स की तरफ जाएं। और मैं तुम लोगों को बल्कि दिखा देता हूँ, ये ना एक नजर ये लो, ये तो यार देखो शुरू के जो कॉन्सेप्ट्स है ना इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे मैंने पास पेपर्स बनाए, देख रहे हो तुम लोग, जरा बताओ देख रहे हैं? अब ये पास पेपर्स जो है ना इसमें जो डेफिनेशन वाली चीज है ना वो तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, खुद करना है। जो 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 इसमें कॉन्सेप्चुअल एरियाज है ना वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा बैठ के, तुम लोगों को बताऊंगा किस तरह करना है, या तुम लोगों से आंसर्स लूंगा। तो मैंने अच्छे खासे प्रैक्टिस के लिए काम रखा हुआ है, तो कुछ चीजें जो है वो हमने प्रैक्टिस के लिए करनी है। और मैंने काफी सारा इसमें मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है, तो बस इंशाल्लाह जैसी कॉन्सेप्ट से हम होते हैं, कॉन्सेप्ट से फिर हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, वो इसमें ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को। चलो आ जाओ जनरल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर एक्सपेक्टेशन गैप, सर आप कुछ बता रहे थे एक्सपेक्टेशन गैप में, बता तो दिया कि सर 3 पार्टीज होती हैं, एक्सपेक्टेशन गैप जो होता है शेयर होल्डर्स और ऑडिटर्स के दरमियान होता है। सर ये तो आपने मुझे बता दिया। सर एक, अच्छा, एक्सपेक्टेशन गैप में जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जरा ये देख लो, ये वही चीज़ है कि भाई ऑडिटर से जो जरूरत से ज़्यादा शेयर होल्डर जो तवक्कात लगा के बैठे हुए होते हैं, उनमें एक तवक्का ये होती है या ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बनाता ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत है। अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा समझ के बैठा है तो ये गलत है। दूसरा ये कि ऑडिटर, शेयर होल्डर ये समझता है कि ऑडिटर 100% ऑडिट करता है, चेकिंग करता है 100% ट्रांजैक्शन की। सर ये भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत फहमी है। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए ना कि भाई कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है शेयर होल्डर्स की टुवर्ड्स ऑडिट, या ऑडिटर से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि रीजंस ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, या कॉमन आप अगर एग्जांपल्स दे दें एक्सपेक्टेशन गैप की, तो आप सर ये लिख देना, बहुत सिंपल सा है कि शेयर होल्डर ये समझते हैं कि मैनेज के ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेयर होल्डर ये समझते हैं कि 100% ट्रांजैक्शन को ऑडिटर करता है, जबकि वो 100% नहीं करता, वो सैम्पलिंग करता है। सर ये अभी लिख लें, सैम्पलिंग बेस्ड होती है ऑडिट, जो होता है सैम्पलिंग बेस्ड होता है। 100% अगर करने बैठेगा ना तो पूरा 1 साल चाहिए उसको, इस सैम्पलिंग बेस्ड। ठीक है, तीसरा ये कि जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शेयर होल्डर की होती है कि वो ये समझता है कि जब अगर ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया ना, ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि अगर ऑडिटर, शेयर होल्डर ये समझता है कि अगर ऑडिट हो गया ना तो बस एक क्लीन चिट मिल गया कि अब कुछ भी बन नहीं रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी शेयर होल्डर ये समझता है कि ऑडिटर ने जो अश्योरेंस दी है, ऑडिटर ने जो एतमाद दिया है वो 100% दिया है, जबकि ऑडिटर 100% नहीं दे रहा होता। ऑडिटर हमेशा कुछ रिजर्व में रख रहा होता। अगर तुम उसकी वर्डिंग्स पढ़ो ना, वो हम बाद में देखेंगे, तो ये शेयर होल्डर की गलती है कि वो ये समझ रहा है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा है, जबकि वो नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो ये समझ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना 100% फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, 100% फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये शेयर होल्डर की गलत है। ये अगर ये समझ के बैठा हुआ है ना तो ये समझ लो ये सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेक्टेशन गैप, ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन गैप है। अगर हम ये कहें कि वो ये समझ ले कि ऑडिटर आया, ऑडिट किया और उसने तो 100% अश्योरेंस दे दी, नहीं भाई 100% कोई नहीं दे सकता दुनिया में। अच्छा, चौथा रीजन ये कि ऑडिटर आएगा तमाम मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ेगा। ये और पॉइंट 4 एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ वो एश्योरेंस के एंगल से देख रहे हैं, यहाँ ये उसके काम के एंगल से देख रहे हैं कि तमाम मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ेगा, तमाम फ्रॉड्स को पकड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि सैम्पलिंग बेस्ड होता है, अगर सैंपल में फ्रॉड आ गया या सैंपल में एरर आ गया तो वो फिर उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ट्रांजेक्शन थी, फॉर एग्जाम्पल 100 ट्रांजेक्शन थी, उसमें से फर्ज करो 20 का उसने सेलेक्ट की, तो भाई अच्छा इस 100 में से जो है ना 5 में मसले थे,
5 में एरर से या फ्रॉड से, और 100 थी टोटल, 100 में से 20 उसने सेलेक्ट की और 80 रह गई रिमेनिंग। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 20 है इसके अंदर कोई एक आध दो जो एरर वाली निकल आए या फ्रॉड वाली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 0 फ्रॉड और एरर वाली ट्रांजेक्शन हो और पांचों की पांच जो है जो उसने नहीं सेलेक्ट की है इसमें रह जाए, तो फिर तो ऑर्डर कहेगा कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। जबकि जबकि ऐसा हो कि अगर मैं सैम्पलिंग करूंगा तो ये ऐसा हो सकता है, अगर मैं 100% करने जाऊं तो फिर ये नहीं होगा। तो चूंकि मेरा ऑडिट सैम्पलिंग बेस्ड है तो मैं 100% फ्रॉड और एरर तो कभी भी नहीं देख सकता, ये इसका रीजन है, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से है, हाँ तो वो अब जरा आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एक बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक है, सही है, आगे बढ़े। अच्छा, एक अगर ये आ जाए सवाल एग्जाम में कि सर देखें एक्सपेक्टेशन गैप तो अपनी जगह है, एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से नुकसान किसको है, शेयर होल्डर को है या तुम्हारे ऑडिटर को है, ये बताओ चैट में। ऑडिटर को है, हाँ ठीक है, ऑडिटर को है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी तवक्कुआत ऑडिटर से ज्यादा होंगी और मुझे बाद में पता लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसला था और ऑडिटर की उसमें कोई गलती नहीं थी, ऑडिटर ने जब ऑडिट किया था तो उस वक्त एरर उसकी डिटेक्ट नहीं कर सका, और बाद में अगर कोई एरर या फ्रॉड निकलता है तो मैं तो गुस्से में आके, मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मैं गुस्से में आके मैं तो उसके खिलाफ फाइल कर दूंगा, क्लेम कर दूंगा कि भाई ऑडिट तुमने गलत किया। तो इसमें जो है खतरे की घंटी जो है वो हमेशा ऑडिटर के लिए होती है, शेयर होल्डर के लिए नहीं होती। शेयर होल्डर तो गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है। तो यानी एक्सपेक्टेशन गैप से ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो तुम्हारा ऑडिटर हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप, ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है टेंडेंसी ऑफ शेयर होल्डर्स या लीगल क्लेम एक्शन फाइल करने के ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, विदाउट एनी वैलिड बेसिस। यानी उसको पता है नहीं कि ऑर्डर की जिम्मेदारी क्या है, और वो जो है कोर्ट पहुंच गया कि यार ऑडिट सही नहीं होता, इसमें तो एरर्स है, फ्रॉड है और ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए सर, एक्सपेक्टेशन गैप है अपनी जगह, ऑडिट भी हो रहा है, शेयर होल्डर भी अपनी जगह है, ऑडिटर भी अपनी जगह है और एक्सपेक्टेशन गैप भी अपनी जगह है। तो इसको क्या किया जाए सर, सिंपल सा है, इसको रिड्यूस किया जाए, एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस किया जाए। सर इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस का वर्ड मैंने लिखा है, रिड्यूस किया जाए, मैनेज किया जाए, ठीक है, या ये कि इसको हम रिड्यूस करें, मैनेज करें, इसको काउंटर किस तरह करें, ये वर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन हम एलिमिनेट का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ड जिसने इस्तेमाल किया गया वो, ठीक है, एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। सर कैसे होगा? सर बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम अगर ऑडिटर बनने जा रहे हो किसी कंपनी की तो तुम मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को जब तुम्हें वो अपॉइंट कर रहे हैं, तुम उनको अपॉइंटमेंट के बाद बता दोगे कि यार मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, और आप कोई गलत फहमी बना के मत रखिएगा। यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं मैनेजमेंट को भी और शेयर होल्डर्स को भी बता दूं कि यार मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सर जब ऑडिट होता है ना तो सब डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऐसे नहीं आ जाता ऑडिटर। तुम लोगों को सबको पता होगा, कंपनी तक पढ़ी है कि यार ऑडिटर जो है ना एजीएम में अपॉइंट होता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं होती सर, अपॉइंटमेंट जो होती है ना वो बाकायदा उसका एक उसका लेटर होता है। अपॉइंटमेंट जब ऑर्डर होती है अपॉइंटमेंट का, जिसे हम एंगेजमेंट लेटर करते हैं, यानी एंटिटी इंगेज कर रही है ऑर्डर को ऑडिट करने के लिए, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं ऑर्डर को। तो एंगेजमेंट लेटर जो है जो कि आएगा 201 है, हम बाद में देखेंगे। इस एंगेजमेंट लेटर में जब, और ये एंगेजमेंट लेटर होता है ऑडिटर से, ऑडिटर की तरफ से टुवर्ड्स कंपनी या मैनेजमेंट। देखो शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर वो तो अपॉइंट कर लेते हैं, शेयर होल्डर मैनेजमेंट ये ऑर्डर को अपॉइंट करते हैं, ये ऑफर होती है। अपॉइंटमेंट जो होती है ना वो ऑफर होती है, याद रखना, और एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्टेंस होती है उसकी। सारी बात क्लियर? बताओ जरा चैट में। ये ऑफर देते हैं और ऑफ अपॉइंटमेंट होती है। ये मत समझना कि किसी एजीएम में ऑर्डर अपॉइंट हो गया, चलो बस आ जाओ, उठ के आ जाओ, वो अगर नहीं होना चाह रहा, नहीं करना चाह रहा तो सही है, उसने एक्सेप्टेंस थोड़ी दी है। लेकिन अगर ऑर्डर एंगेजमेंट लेटर दे देता है शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को, बेसिकली प्राइमरीली मैनेजमेंट को ही देता है, कंपनी की बात जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ मैनेजमेंट ही है क्योंकि वो कंपनी के नाम पर, तो बेसिकली वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, ये बेसिकली एक्सेप्टेंस है।
तो ये जो एंगेजमेंट, जब उसने एक्सेप्टेंस दी है ना, एक्सेप्टेंस लेटर, एंगेजमेंट लेटर, इसमें बता देगा कि मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मुझसे जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत लगा के मत बैठ जाएगा। मेरा काम 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना नहीं होगा, मेरा काम रीजनेबल एश्योरेंस देना होगा, मेरा काम 100% फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह की वो बातें वो बताएगा, बड़ा उसमें बड़ा रिजर्व रह के ऑडिटर लिखता है। तो हम जब आगे जाएंगे तो देखेंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये करें कि ये तो एक्सेप्टेंस की वक्त हो गई। फिर मेरी जो फाइनलाइजेशन की वक्त जो ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, उसमें भी मैं ये तमाम बातें दोहराऊंगा कि देखो ऑडिट रिपोर्ट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि कोई एरर और मिस स्टेटमेंट रह सकती है, क्योंकि मैं सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करता हूँ, और प्राइमरीली अगर इसमें कोई एरर और मिस्टेक होती है तो ये मेरे से बहुत पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, देखो अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक्चुअली अगर एरर निकलता भी है ना आफ्टर ऑडिट, तो पहले मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, ये बताओ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गई और उसमें बाद में कोई मिस स्टेटमेंट निकली, तो पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट या ऑडिटर? हाँ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी थी। ऑडिटर देखा जाएगा बाद में, उसका तयन भी होगा कि ऑडिटर ने डेलिबरेटली कोई फ्रॉड तो नहीं किया, डेलिबरेटली इंटेंशनली तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं उसने छोड़ी जानबूझ के, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला निकलता है ऑडिट होने के बाद, तो पहले मैनेजमेंट। अच्छा, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइनलाइजेशन है, उसमें ऑडिटर क्योंकि ये बात जानता है कि कुछ एरर्स और मिस स्टेटमेंट रह सकती हैं, तो वो यहाँ पे एक नोट डाल देगा कि भाई इवन दो कि मेरा ऑडिट हो गया है, लेकिन सम ऑफ द मिस स्टेटमेंट मे रिमेन अनडिटेक्टेड बिकॉज ऑडिट इज ऑफ टेस्ट नेचर। ठीक है, ऑडिट जो कि टेस्ट नेचर का है, तो इसमें मिस स्टेटमेंट रह सकती हैं। तो इसकी ये डालने से ना ऑडिटर अपने आप को सेव कर लेगा कि कहीं अगर बाद में कोई मिस स्टेटमेंट निकलती है तो कोई शेयर होल्डर खड़ा ना हो जाए ऑर्डर के खिलाफ कि यार तुमने तो जो है रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में तुमने कुछ बताया ही नहीं। तो वो कहेगा कि रिपोर्ट पढ़ी नहीं सर आपने, रिपोर्ट में देखे इसमें लिखा हुआ है, एक रिजर्वेशन पैरा डला हुआ है कि भाई ऑडिट हो जाने के बाद भी इसमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो आप हमारे ऊपर मत आ जाइएगा। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि हम हमारी जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आईकैप है, आईसीसीपी है, ये पब्लिक अवेयरनेस सेशंस क्रिएट करें, लोगों को बताएं, डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट्स को, शेयर होल्डर्स को सेमिनार्स कंडक्ट करें कि भाई ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है, कब किन केसेस में वो लायबल होंगे, कब नहीं होंगे, तो एक पब्लिक जनरल अवेयरनेस सेशंस किए जाएं। ठीक है ना, ये इस तरह की बातें हैं जिससे इस तरह की ये तमाम बातें ऐसी हैं जिससे एक्सपेक्टेशन गैप को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि भाई हाउ विल यू मैनेज द एक्सपेक्टेशन गैप, तो लिख लोगे बातें, जवाब लिख लोगे? हाँ, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ये जो पॉइंट 2 है, ये एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द फॉर्मेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या ये फ्रेमवर्क में रहते हुए होगी? देखो तुम्हारी बातचीत से अंदाजा ही हो रहा है कि फ्रेमवर्क की जब हम बात कर रहे हैं ना, फ्रेमवर्क जो होता है वो किसके रेफरेंस से होता है? फ्रेमवर्क जो है वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की अब हम बात कर रहे हैं। जो ऑडिटर का जो फ्रेमवर्क है वो उसके आइजाज हैं, तो ऑब्वियसली जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट होगी वो ऑडिटर की फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए होगी। ठीक है, तुम इस फ्रेमवर्क को मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क यानी आईएफआरएस या यूएस गैप जो भी है उससे तुम इसमें मिक्स नहीं करना। ठीक है, फ्रेमवर्क का जब वर्ड इस्तेमाल करते हो ना, तो भाई फ्रेमवर्क का मतलब है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और यूजुअली ये मैनेजमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड जो फ्रेमवर्क है ना, ये हम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेमवर्क, वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसकी बेसिस पे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा केयरफुली अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करो। ऑडिटर के लिए जो, देखो ऑडिटर का कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, अगर जनरली बात करें, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मेन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लाइंट का है, वो मैनेजमेंट का है। ऑडिटर को तो आइजाज हैं जो कि उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट को बता रहे हैं किस तरह होंगे। लेकिन हाँ, बेसिक एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑडिटर का एक फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्रेमवर्क का वर्ड जो प्राइमरीली तुम लोग यूज करना ना एग्जाम में, वो मैनेजमेंट के लिए करना। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को गवर्न करने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो उसी की बेसिस पे उसी में रहते हुए वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक मुल्क में 2 ऑडिटर्स हैं और वो हर ऑडिटर का अपना रिपोर्ट फॉर्मेट होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल गाइडेंस है, आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स गाइडेंस है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल कीनिया है, ठीक है,
कीनिया के, तुम लोगों को पता है कीनिया के अपने लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो जहाँ लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे तो वहाँ वो फॉलो होगा, लेकिन वो फिर आगे की बात हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक मैं ये जो आगे की चीज पढ़ाने जा रहा हूँ ना सर, ये तुम्हारे एग्जामिनर ना कभी भी पूछ सकता है, याद रखना। सर क्यों? क्योंकि सर ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो चीज क्यों पढ़ा रहे हैं जो स्टडी टेक्स्ट में? बेटा अभी अगर आपने लास्ट एग्जाम देखा हो ना, अगर आपने अपने किसी सीनियर से पूछा हो, यार इंडिया के अपने हैं, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, इंडिया में नहीं है, क्योंकि यार एक बच्चे ने सवाल किया यूएई में क्या होता है। भाई यूएई में कुछ नहीं होता, यूएई तो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो तो सारे अकाउंटेंट इंपोर्ट करते हैं, तो अपने क्या बनाएंगे? वो आज तक अपनी प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री खुद नहीं सेट कर सके, वो तो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स को जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड क्या बनाएंगे? इंडिया के अपने स्टैंडर्ड है नहीं है यार, इंडिया के मुझे नहीं लगता है इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इस तरह के मैंने नहीं सुना सर। हमें ही चलते हैं यार, हमारे ही चलते हैं क्या मतलब? समझा नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में। यूएई फॉलो करिए, हाँ यूएई में आईएफआरएस है। ठीक है, यार ये अभी एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि किस कंट्री में कौन सा है, जिसको अभी हम पाकिस्तान तक ही रखते हैं। तुम्हें क्या करना है, इंडिया में या यूएई में? अपनी कंट्री का रखो ना, वहाँ के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। तो लोकल बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तो लोकल तुम्हारे ऐसे ऐसे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होगी। अच्छा देखो बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये जरा, ये तुम्हारा एग्जामिनर ना कभी भी पूछ सकता है। अभी लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि सर उसने ऑडिट रिस्क के बजाय बिजनेस रिस्क पूछ लिया सवाल में, तो बच्चों की हवा निकल गई कि सर बिजनेस रिस्क तो हम पढ़ के गए ही नहीं थे, या बिजनेस रिस्क के बारे में आपके पेपर में है ही नहीं कुछ भी, आपके कोर्स स्टडी टेक्स्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क उसने पूछे। इसी तरीके से मैंने जब ये नोट्स बनाए थे, तो मैंने थोड़ी सी यही चाहा था कि थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखो, एक्सपेक्टेशन गैप है अपनी जगह, हाँ सर है। किसके दरमियान? ऑडिटर के दरमियान और शेयर होल्डर के दरमियान। सर अगर सवाल आ जाए कि एक्सपेक्टेशन गैप के सर कंपोनेंट्स बता दो, तुम्हारा एग्जामिनर पूछ ले, करने पे तो आए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो सर आप कहेंगे 3 कंपोनेंट्स एक्सपेक्टेशन गैप के, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्या है? यानी मिसअंडरस्टैंडिंग की भी 3 हिस्से हैं, 3 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या 3 तरह के उसके कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड गैप है। सर ये क्या है? सर ये है कि क्योंकि ऑडिटर आइजाज फॉलो करता है, तो शेयर होल्डर को पता है कि आइजाज हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने आइजाज पढ़े नहीं है, तो वो यही समझ के ना बैठे कि यार अगर चूंकि ये आइजा फॉलो कर रहा है तो बस इन आइजाज में दुनिया का सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा सब कुछ जादू की छड़ी है इन आइजाज में कि ऑडिटर तमाम ऐसे स्टेटमेंट जाके पकड़ लेगा। तो ये अगर शेयर होल्डर समझ के बैठा हुआ है ना, तो इस गैप को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड गैप, यानी ऑडिटिंग गैप्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को जरूरत से ज्यादा शेयर होल्डर समझ ले कि प्रिस्क्रिप्टिव है, जरूरत से ज्यादा चीजें बताई हुई है, या पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो एक जनरल गाइडलाइंस है, उसमें तमाम सिनेरियो दुनिया के डिस्कस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गैप याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है बिल्कुल। स्टैंडर्ड गैप यानी जरूरत से ज्यादा स्टैंडर्ड्स को शेयर होल्डर प्रिस्क्रिप्टिव समझ लें, और ये समझ लें कि बस सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा गैप ये है परफॉर्मेंस गैप, ये भी एक एक्सपेक्टेशन गैप का हाँ बिल्कुल। इसी एक बच्चे ने सवाल किया कि जिस तरह से रिपोर्ट को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं शेयर होल्डर्स ऑर्डर की, बिल्कुल इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स को भी मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग शेयर होल्डर की बेसिकली के स्टैंडर्ड है, तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरा आ गया परफॉर्मेंस गैप। परफॉर्मेंस गैप ये है कि शेयर होल्डर ये समझ ले कि ऑडिटर ने अपने रिक्वायर्ड लेवल से बिलो परफॉर्म किया, यानी यहाँ परफॉर्मेंस का जो बेंचमार्क और क्राइटेरिया है ना, वो शेयर होल्डर डिसाइड कर रहा है, यार ये होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे ये परफॉर्मेंस का लेवल है, ठीक है, शेयर होल्डर ने समझ लिया कि यहाँ तक होनी चाहिए थी, यहाँ तक शेयर होल्डर समझ के बैठा है, ऑडिटर ने यहाँ तक परफॉर्म किया, तो ये जो गैप है ना, इसको हम परफॉर्मेंस गैप कहेंगे। बस यार ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसको ज्यादा जो है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसमें और फर्दर बताएं। भाई इतना ही अगर आ गया तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। सर तीसरा गैप, तीसरा कंपोनेंट लायबिलिटी गैप। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी गैप ये है कि शेयर होल्डर को ये पता ही नहीं हो कि ऑडिटर किन सर्कमस्टांसेस में लायबल है
टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, यानी ऑडिटर्स की जो लायबिलिटीज है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी गैप होता है। देखो एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ऑडिटर कभी भी लायबल नहीं होता। तुम लोगों में से जिसने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा और उसमें इसमें लिखा हुआ बकायदा, जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कंडक्ट करता है अगर कोई फर्म का पार्टनर, तो उसको 3 साल तक के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ पेनल्टीज लिखी हुई है ऑडिटर के लिए ना, तो ऑब्वियसली उसने गलती की होगी, साबित हुई होगी, तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिटर से गलती नहीं होती, ऑडिटर से गलती हो सकती है, जहाँ इंटेंशनली उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग गलती करे तो वहां पे उसको सजा मिलती है। गैप ये है कि यूजर जो है, फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो ये समझ बैठे कि यार छोटी सी गलती को ज्यादा जो है वो एक्सेजरेट कर दे, तो ये जो डिफरेंस है ना, इस लायबिलिटी गैप, इसको लायबिलिटी गैप कहते हैं कि और यूजर को पता ही नहीं है कि ऑडिटर किन सर्कमस्टांसेस में लायबल है भी नहीं है, ये गैप है, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी गैप। याद रहेगा बच्चों, स्टैंडर्ड गैप, परफॉर्मेंस गैप, लायबिलिटी गैप, सिंपल सा है। चलो बताओ, कंफर्म करो। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ ऑडिटर जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर को रेस्पॉन्सिबल है। प्राइमरीली तो शेयर होल्डर को रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो उसकी रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स की होती है, लेकिन एक्चुअली उस रिपोर्ट की बेसिस पे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ऑडिटर इज लायबल टू द जनरल पब्लिक एज अ होल, इसमें शेयर होल्डर्स का बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? याद रहेगा यार, ये याद रखना, ये जो मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेशन गैप की जो कंपोनेंट बताया ना यार, ये तुम्हारा एग्जामिनर कभी भी 4 से 5 नंबर की ना ये डेफिनेशन, ये मैंने तुम्हारे सीए फाइनल से उठाई थी, ये तुम्हारे सीए फाइनल से उठाई थी, और ये बहुत छोटी छोटी बच्चों वाली डेफिनेशन है। तुम्हारा एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है, थ्योरी का सवाल बना दिया कि सर ये बता दें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो ये इसमें ये लिखना है तुमको ना। अच्छा, रटना नहीं है, रटने को तो मैं रटने के खिलाफ हूँ। अच्छा, अब एक सवाल करूं बच्चों तुम लोगों से, हमने पूरा एक्सपेक्टेशन गैप समझ लिया, एक सवाल करूं, चलो एक सवाल करता हूँ। ये क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब देना, क्वेश्चन है मेरा। मैं लिख रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन तुम लोगों ने किए, मैं उसका आंसर करता हूँ, मतलब मुझे क्वेश्चन लिखने दो पहले। हाँ भाई, ये बताओ, क्या अश्योरेंस सर्विसेज रिड्यूस करती हैं, मैनेज करती हैं एक्सपेक्टेशन गैप को? यस, नो? चलो भाई बताओ, ये एग्जामिनर तुम्हारा सवाल पूछ लेता है। अच्छा भाई, वाइपर 666 कह रहा है अश्योरेंस सर्विसेज जो है ना वो एक्सपेक्टेशन गैप को मैनेज करती हैं, रिड्यूस करती हैं। और तब बताओ, और भी तो बैठे हो तुम लोग, स्टूडेंट 1 तुम बता दो, हमजा तुम बता दो। हाँ भाई बताओ, वेट कर रहा हूँ तुम लोग के आंसर का मैं। नीदर अश्योरेंस सर्विसेज। अच्छा, हमजा कह रहा है कि अश्योरेंस सर्विसेज नहीं, हमजा कह रहा है कि नहीं सर, अश्योरेंस सर्विसेज आर रीजंस ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप। सही सर, वो तो एंगेजमेंट से रिड्यूस करते हैं। हाँ बेटा देखो, एक्सपेक्टेशन जो अश्योरेंस सर्विसेज जो है ना, ये एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस नहीं करती, ये ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस करती है, ट्रस्ट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तुम लोगों को ट्राइंगल याद आ रहा है? ट्राइंगल मैंने बनाया था, दोबारा बना देता हूँ। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, ये तुम्हारी, ये तुम्हारा मैनेजमेंट, ये तुम्हारा ऑडिटर। ठीक है भाई, इनके दरमियान जो है ट्रस्ट डेफिसिट होता है, इनके दरमियान एक्सपेक्टेशन गैप होता है। ठीक है, तो भाई एक्सपेक्टेशन गैप जो है
वो शेयर होल्डर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स ऑडिटर, और उसको रिड्यूस करने के लिए हमने देखा था कि एंगेजमेंट लेटर और ऑडिट रिपोर्ट के और प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो सेमिनार करा लें, ये हमने ऊपर पढ़ा था। देखो अश्योरेंस सर्विसेज जो है वो ऑडिटर ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए कर रहा है, तो अश्योरेंस सर्विसेज जो है वो एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस या मैनेज नहीं कर रही है, ये याद रखना, क्लियर हो। अश्योरेंस सर्विसेज एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस और मैनेज नहीं कर रही है, वो अश्योरेंस सर्विसेज देने के बावजूद भी एक्सपेक्टेशन गैप रहता है, कुछ ना कुछ हद तक रहता है, इवन दो के ऑडिटर जो है वो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पर वो डायरेक्टली उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा। अश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म होने के बाद भी एक्सपेक्टेशन गैप रहता है, लेकिन डायरेक्टली कोई हम लिंक नहीं बना सकते कि अश्योरेंस सर्विसेज जो है वो एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस कर रही है, नहीं, वो ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस कर रही है। अश्योरेंस सर्विसेज लीगल लीगल जो तुम्हारी लॉस की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रही है, कुछ एडवांटेजेस दे रही है स्टेक होल्डर्स को, लेकिन एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस नहीं कर रही, मैनेज भी नहीं कर रही, याद रहेगा। देखो रिड्यूस जो है ना, रिड्यूस ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है अश्योरेंस सर्विसेज से। अश्योरेंस सर्विसेज जब तुमने परफॉर्म, ऑडिटर आए उसने अश्योरेंस सर्विसेज दी, तो शेयर होल्डर का ट्रस्ट डेफिसिट टुवर्ड्स मैनेजमेंट वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर शेयर होल्डर ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेके रखी हुई है टुवर्ड्स ऑडिट, वो तो रिड्यूस नहीं हो रही ना। अश्योरेंस सर्विस से तो रिड्यूस नहीं हो रही ना, उसको उस ट्रस्ट, उस जो शेयर होल्डर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे एडिशनल स्टेप्स लेने होंगे, उसके लिए मुझे सेमिनार्स कंडक्ट कराने होंगे, उसके लिए मुझे अपनी रिपोर्ट में अलग से बताना पड़ेगा कि भाई तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिसअंडरस्टूड नहीं कर लेना, ठीक है। लेकिन जब अश्योरेंस सर्विस जो मैंने प्रोवाइड की थी ना, उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस करने का कोई काम नहीं किया था, ठीक है, याद रहोगे, याद रहेगा इसको। सर ऊपर क्वेश्चन देख लें बेटा, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। चलो स्टूडेंट वाइपर 666 तो समझ में आ गया, स्टूडेंट 1 तुम्हें समझ में आया, क्लियर हो ना, मतलब पूछ लो यार, कोई मसला नहीं है ऐसा यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं आया समझ में। और देखो मैं जो ना तुम लोगों को टेक्निकल एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग रट्टा नहीं लेना इसको, ये समझ लोगे ना तो ये पेपर निकल जाएगा। चलो भाई स्टूडेंट 1 को भी क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं, यार थोड़ा सा हम इसको और बस करेंगे, हम इसको आज 1.5 घंटे का ही रखेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन का देख रहा हूँ यार जवाब, हमजा ने दे दिया मुझे, करेक्ट सही है, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, ठीक है स्टूडेंट, तुमने सही दिया है कि भाई एंगेजमेंट लेटर में वो लिख देगा आते वक्त, और जाते वक्त ऑडिट रिपोर्ट में भी अलग से लिख देगा कि भाई तुम जो वो एक्सपेक्टेशन गैप को जो है जरा समझो, और जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत या गलत फहमी नहीं रखना। लेकिन जो अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की थी ना, जो ऑडिट जाके किया था, उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन को गैप को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, वो मैंने ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए किया था, वो मैंने लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके समझ में आ गया सबको। तो ये बता दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आगे चलिए। मेरे पास एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा यार, अगर एक जनरल सा क्वेश्चन आ जाए ना कभी कभी, ये वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये चीज हम जो है आइजो 200 में भी पढ़ लेंगे, कि अगर एक तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर आप ये बता दें कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यार दोज चार्ज विद गवर्नेंस जो है ना, ये TWCG, ये बेसिकली डायरेक्टर्स होते हैं, याद रखना, ये डायरेक्टर होते हैं, इसका मतलब है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यूजुअली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस का ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, TCHWG, ठीक है। सवाल आ जाए सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट की, सर सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, सर बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर उन्होंने ही फ्रॉड और एरर्स को पकड़ना है, ये उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की बाद में है, या एक तरह से कहें कि ऑडिटर की
तो ऑडिट की हद तक है, लेकिन प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने की वो मैनेजमेंट की है। ठीक है बच्चों? यार देखो अभी तुम बिजनेस रिस्क, एक बच्चा पूछ रहे सर बिजनेस रिस्क का आपने बताया था, उसका बता दें। यार अभी देखो ना, मैं पूरी क्लास लेके चल रहा हूँ, तो अभी बिजनेस रिस्क बताना इस वक्त इस स्टेज पे मतलब सही नहीं रहेगा ना। तो फ्लो में चलते हैं, जब बिजनेस रिस्क का एरिया आएगा या तो मुझसे अलग से पूछ लेना। ठीक है चलो। मैनेज मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सर, रटने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट फ्रॉड और एरर को निकालेगी, फ्रॉड और एरर्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो उनको डिटेक्ट करेगी। सर मैनेजमेंट जो है ना एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेगी। सर इसका क्या मतलब है? यानी प्रॉपर सेल्स, प्रॉपर सिस्टम बनाएगी, प्रॉपर सिस्टम्स बनाएगी। किसके? सेल्स के, सर परचेज के, सर रिसीवर्स के, सर पेबल्स के। ठीक है ना? ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल बनाएगी मैनेजमेंट, डिजाइन करेगी और इम्प्लीमेंट भी करेगी तमाम सिस्टम्स को, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्पफुल हो और जो कि फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है यार? ऑडिटर क्यों फ्रॉड और एरर नहीं पकड़ता? देखो ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो ये इंटेंशन उसकी नहीं होती है कि उसने फ्रॉड और एरर पकड़ना है, क्योंकि फ्रॉड और एरर को पकड़ना जो है ना प्राइमरीली मैनेजमेंट का काम है। इस इंटेंशन से वो नहीं जाता है, लेकिन जब ऑडिट करता है तो वो पकड़ता जरूर है, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रॉड और एरर पकड़ने की। ठीक है, अभी इस स्टेज पर इतना ही जवाब मिलेगा। अच्छा ये हो गया सर, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स बनाएगा। इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब सिस्टम्स का डिजाइन, सिस्टम्स का डिजाइन। ठीक है, याद रखना, सेल्स का सिस्टम, परचेज का सिस्टम, पेबल का सिस्टम, कैश मैनेजमेंट सिस्टम, सारे सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं वो उनको बनाएंगे डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्पफुल हो, और ना सिर्फ हेल्पफुल हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट भी हो। यानी उन सिस्टम में फ्रॉड और एरर की गुंजाइश ना हो, ऐसे सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं सर। सर इसकी मिसाल क्या है? सर इसकी मिसाल ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैश कलेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका इसका सेल्स का काउंटर है, सेल्स का काउंटर है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो सेल्स हो गई, जितनी भी सेल्स होती है दिन की, उसका जो पैसा आता है ना सर, वो खुला रख दिया जाता है। तो सर डे एंड पे जो भी क्लर्क आके पैसे उठाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख की सेल हुई डेली, तो और ये सेफ में रखे, सेफ नहीं है, बस इसको ऐसी बगैर किसी सेफ के इस पैसे को रखा जा रहा है ऐसी ड्रॉर के अंदर जिसमें लॉक भी नहीं लगा है, तो तुम्हें लगता है यहाँ पे ये 2 लाख होंगे या कम होंगे या ज्यादा होंगे? ये बताओ बच्चों। ये होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये 2 लाख की सेल दिखाई जाएगी। ये इसको मैनेजमेंट हो सकता है 1,80,000 की सेल दिखा दे वहां पे, यानी 20,000 की सेल को खा जाए। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, कोई भी आके निकाल सकता है, कोई लॉक नहीं लगा वहां, चोरी हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है चोरी हो जाएंगे। तो सिस्टम का प्रॉपर होने, अगर सिस्टम प्रॉपर होगा, प्रॉपर कंट्रोल होंगे, यानी अगर यहाँ पे लॉक लगा होता है, ठीक है, तो ये चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं कि 20,000 की चोरी हुई, ये नहीं होती। तो ये लॉक का लगना यार, ये भी तो एक डिजाइन है ना, अगर तुम बात सोचो तो ये कंट्रोल है, एक डिजाइन है। तो ये कंट्रोल अगर होगा तो फ्रॉड एरर नहीं होंगे, अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो फ्रॉड एरर होंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल लगाने जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्पफुल हो, जो कि फ्री हो फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर ये है कि सर जब ऑडिटर आएगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो भाई उसको फ्री एक्सेस देंगे, ऑडिट करने देंगे। अगर ऑडिट नहीं करने देंगे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, तो ऑडिट क्या करेगा? ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तीसरा जो पांचवा जो पॉइंट है, ये हम इसका एक आइजा है बाकायदा इसका, कि रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा ऑडिटर को जब रिक्वायर्ड होगी। सर ये हम पढ़ेंगे आइजा 580 के अंदर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या है, इसको देखेंगे, लेकिन ये देनी है। अब ये याद रखना, अगर तुमसे सवाल आ जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट की एंड डायरेक्टर्स की, ठीक है, तो ये तुम 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता देना, 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन जनरल। लिख लो बेटा, इसमें कोई सवाल तो नहीं है बच्चों? बताओ। सही है? नहीं? चलो अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटा सा है कि सर आपने सर मैनेजमेंट और दो स्टार्ट विद गवर्नेंस डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी बता दी, ऑर्डर की भी रिस्पांसिबिलिटी बता दें। सर ऑर्डर की वो 2 रिस्पांसिबिलिटीज तो ऊपर वाली थी कि, या ये 2 जो थे ना इसकी रिस्पांसिबिलिटीज थी प्लस ऑब्जेक्टिव भी थे, यानी कि 2 ऊपर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे,
अगर मैं उसी को लिख दूं तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। पहले बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक अश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनी है नहीं बनी, ठीक है। दूसरा ये कि ओपिनियन एक्सप्रेस करना था ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में, फाइंडिंग्स बतानी थी अगर मिले, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। दो ऑब्जेक्टिव्स ये हो गए, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स ही बेसिकली आपकी जो टू मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटर के, वही इसकी प्राइमरीली दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर ज्यादा नंबर का तुम्हारा वो एग्जाम में अगर आ जाता है तो तुम ये भी लिख सकते हो कि जब वो ऑडिट करने जाएगा तो वो उसको इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। जब वो ऑडिट करने जाएगा तो उसने इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल हाँ ऑडिट किया उसने तो ऑडिट का स्कोप बताएगा मैनेजमेंट को पहले जाके, ऐसे नहीं आ जाएगा। और वो स्कोप कहाँ बताएगा, स्कोप और टाइमिंग कहाँ बताएगा, वो बताएगा तुम्हें एंगेजमेंट लेटर के अंदर, ठीक है। एंगेजमेंट लेटर के अंदर, ये भी एंगेजमेंट लेटर के अंदर बता देगा तुम्हें ऑडिटर मैनेजमेंट को, ठीक है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑडिट ऑफ द फाइनेंस, ये भी एंगेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा ऑडिटर तो ऑडिटर क्या करेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस का मतलब अगर हम जनरली अगर बात करें कि एक शख्स अगर दूसरे शख्स से इंडिपेंडेंट है तो कैसे इंडिपेंडेंट है, जरा बताओ तुम लोग। अगर कोई एक कीवर्ड बता सकते हो इसका, इंडिपेंडेंट, हाउ यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। फ्री फ्रॉम एनी रिलेशन, हाँ ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी रिलेशन करो, क्लियर करो ना इसको। फ्री फ्रॉम एनी रिलेशन किस किस्म का रिलेशन। स्टूडेंट वन तुम्हारा जवाब आया है। हमजा, हमजा तुम मौजूद हो, बताओ ना। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस अदर। आप जो है ना दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। इफ वन पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर इट मींस के दैट अदर पर्सन इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग हिम हिज डिसीजंस। तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखनी है हमने ऑडिट में, ठीक है। और फिर ये कि आपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी है, टू सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, ये हम ऑडिट रिपोर्ट में देखेंगे। तो प्राइमरीली वही बातें हैं सारी यार, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाकी एंगेजमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट है और ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। आगे चलें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा यार एक तुम लोगों को मैंने बताया था कि एंगेजमेंट दो तरह की होती है फर्स्ट क्लास में। इसमें एक अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, दूसरी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, ये हम सबको याद था। अश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की होती है सर, ये पता था हमें। एंगेजमेंट टाइप्स, एक अश्योरेंस बेस्ड होती है, दूसरी नॉन अश्योरेंस बेस्ड होती है। सर इस अश्योरेंस बेस्ड में हमारे ऑडिट थे, ये बताया था सर। इसमें रिव्यूज थे और उसके अंदर अदर्स थे। बिल्कुल इसी तरीके से नॉन अश्योरेंस सर्विसेज थी, इनके अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम थी, इसको खैर हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा मैं तुम लोगों को जो अभी बस थोड़ा सा ये एरिया बताऊंगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट की। एक एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट कब होगी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यानी हर एंगेजमेंट जो है वो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। इस एंगेजमेंट को अश्योरेंस एंगेजमेंट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो उस एंगेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी वो उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट हम कहेंगे। यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया और मुझसे कह रहे हैं सर दूरी के साथ हवाले से इतना बहुत है आज। तो बस ये याद रखना कि अगर हमारे पास सवाल आ जाए कि सर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी। इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास अपनी करेंगे और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास जो है ना सैटरडे को होगी और वो थोड़ी डिटेल्ड होगी।
ठीक है ना। तो अभी अभी तक के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। स्टूडेंट 1, ओके सर, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब नेक्स्ट क्लास हमारी क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो या हम परसों रखेंगे, बता देंगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो ओके।